हेलो स्टूडेंट्स, toppercbse.com के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का अपना लेक्चर रहेगा बड़ा ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम एग्जाम में या तो सीधा पूछा जाता है या इससे संबंधित न्यूमेरिकल जरूर आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम देखेंगे कूलाम का नियम क्या कहता है और आवेशों का अध्यारोपण सिद्धांत क्या होता है। यह आपके चैप्टर का एक पार्ट है, विद्युत आवेश, उसका क्विक माइंड मैप है। क्विक माइंड मैप का मीनिंग ये होता है कि हम एक नज़र डाल लेते हैं कि हम इस कॉन्सेप्ट में क्या क्या पार्ट पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपका विद्युत आवेश का कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर हम ये देखेंगे कि आवेश की विधियां क्या होती है, जो कि हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ लिया है। इसके अलावा विद्युत आवेशित वस्तुएं किन किन गुणों को प्रदर्शित करती है, ये भी हमने पढ़ लिया है लेक्चर नंबर 2 में। आज का अपना लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम पढ़ेंगे स्थिर विद्युत आवेश बल क्या होता है और इस बल को निकालने के लिए कूलाम का नियम क्या कहता है। और कूलाम के नियम के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि अध्यारोपण सिद्धांत क्या होता है। अध्यारोपण सिद्धांत का मीनिंग यही है कि एक से ज्यादा अगर आवेश उपस्थित होते हैं तो वो मिलकर किसी एक आवेश पे कितना बल लगाते हैं, उसको निकालने के लिए अध्यारोपण सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज का लेक्चर। कूलाम का नियम क्या है? आपको यह पता है कि दो आवेश एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं। अगर मान लेते हैं दोनों आवेश धनात्मक है तो obvious सी बात है दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अगर दोनों आवेश एक दूसरे के विपरीत है, यानी कि एक धनात्मक आवेश है दूसरा ऋणात्मक आवेश है, तो वो दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। मैंने यहाँ पर दोनों आवेश को धनात्मक माना है और दोनों के बीच के जो फोर्स है, दोनों के बीच का जो बल है, उसको मैंने F माना है। तो कूलाम का नियम क्या कहता है? ये कहता है कि इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला बल समानुपाती होगा कि दोनों में से एक आवेश यानी कि Q1 उसका मान कितना है। जितना ज्यादा मान लेंगे Q1 का, उतना ही ज्यादा एक दूसरे के ऊपर ये बल लगाएंगे। इसी तरह से Q1 के अलावा अगर आप Q2 का मान भी बढ़ाते हो तब भी ये दोनों एक दूसरे पे ज्यादा से ज्यादा बल लगाएंगे। इन दोनों को एक साथ लिखते हैं तो हम ये लिख सकते हैं कि F का जो मान है वो निर्भर करता है दोनों आवेशों के मान के गुणनफल के समानुपाती, यानी कि ये दोनों आवेश है, दोनों की गुणा की हुई है, इसके समानुपाती निर्भर करता है। यानी कि जैसे जैसे इन दोनों की गुणनफल की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे F की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और आपको पता है गुणनफल की वैल्यू कैसे बढ़ेगी, आप Q1 का मान बढ़ाओ तब भी गुणनफल बढ़ेगा, Q2 का मान बढ़ाओ तब भी दोनों का गुणनफल बढ़ेगा। तो जो कि मैंने यहाँ आपको अलग से बता भी दिया। इसके अलावा आवेशों के मान के अलावा दूसरा जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि दोनों आवेश के बीच की दूरी कितनी है। तो उनके बीच की जो मध्य दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती भी बल निर्भर करता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये होता है कि एक फैक्टर को बढ़ाओगे तो दूसरा फैक्टर कम हो जाएगा। जैसे कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी आप बढ़ाते जाओगे तो F की वैल्यू कम होती जाएगी। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, यहाँ पर जो लिखा गया है R की पावर 2 लिखा हुआ है। इसका मीनिंग ये होता है कि अगर आप दोनों के बीच के बल को दोगुना कर देते हो, उदाहरण के तौर पर आपने यहाँ R लिया है, R की जगह आप 2R ले लेते हो, यानी कि दोगुना कर देते हो, तो दोगुना करोगे तो दोगुने का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। इसका मतलब ये होगा कि जो दोनों के बीच में पहले जो बल लग रहा था वो अब पहले से 4 गुना कम हो जाएगा। दुगुना करोगे तो दुगने का स्क्वायर R का स्क्वायर यानी कि 4 गुना कम। आप 3 गुना करोगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, यानी कि दोनों के बीच का जो लगने वाला बल है वो 9 गुना 9 टाइम्स कम हो जाएगा। तो स्क्वायर का मीनिंग ये होता है। तो इन्हीं दोनों पॉइंट को आप कंसीडर कीजिए और दोनों को एक साथ लिखने की कोशिश कीजिए। यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि जो बल लगने वाला है दोनों आवेशों के बीच में वो Q1 Q2 के समानुपाती और दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती निर्भर करता है। ये आपका होता है समानुपाती का निशान। इसको जब आप हटाते हो तो आपको पता है हम एक कांस्टेंट लेके चलते हैं। इसको मैंने मान लिया समूल के Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब ये समूल के क्या होता है? इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। इसके अलावा आपने न्यूटन का लॉ पढ़ा था। न्यूटन वाला में आपने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात कर रहा हूँ, गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन का, जिसमें दो द्रव्यमान के बीच में लगने वाला फोर्स होता था Gm1m2 बाई R स्क्वायर। यहाँ G लेते थे, अब यहाँ G तो होता था वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, गुरुत्वाकर्षण
का जो स्थिरांक होता है वो था, यहाँ पर आपने क्या लिया है, के लिया है, जिसका मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें नोट करने वाली बात क्या है, ये जो के है इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगी। देखो 4 तो 4 रहेगा, वो कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट रहेगा, बट ये एप्सिलॉन नॉट जो आपको नजर आ रहा है ये कांस्टेंट नहीं है, ये एक बराबर नहीं रहेगा, ये बदलता रहेगा। ये कैसे बदलेगा, ये बदलेगा कि इन आवेशों को किन माध्यम में रखा गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ अभी हमने इसको रखा है हवा के अंदर, या हम मान सकते हैं निर्वात के अंदर, हवा या निर्वात में रखा है। तो यहाँ ये जो कांस्टेंट आपको नजर आ रहा है इसे बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, जीरो आगे लगा हुआ इसको नॉट बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट। इसे हिंदी में बोलते हैं विद्युतशीलता, यानी कि एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ एप्सिलॉन नॉट है तो ये बोलेंगे इसे हम विद्युतशीलता। और किसकी विद्युतशीलता है, हवा या निर्वात की। अब ये जो के होता है इसका अगर मात्रक देखना चाहें तो वैसी बात आप कैसे निकालोगे मात्रक, तो यहाँ से आप के का मात्रक निकालना चाहो तो आप के को एक तरफ रखो इसको, और बाकी ये जो पार्ट है सारे एक तरफ ले जाते हैं। तो के का मान और मात्रक दोनों बता देता हूँ आपको। के का जो मान होता है वो होता है 9 × 10⁻⁹ और आगे मात्रक क्या बनेगा, देखो के को एक तरफ रखना है तो एफ, और ये आर स्क्वायर इधर डिवाइड में इधर जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये ऊपर है यहाँ पर आवेश Q1 Q2, इनका मात्रक कूलाम होता है, तो ये ऊपर है यहाँ पर, इस तरफ आएंगे तो डिवाइड में आ जाएंगे, तो डिवाइड में आएंगे, कूलाम का स्क्वायर है, ऊपर ले जाएंगे कूलाम की पावर -2 हो जाएगी। तो ये आपने ध्यान रखना है, ये होता है मात्रक, के का मात्रक, ठीक है ना। और के का मान कितना होता है 9 × 10⁹, और मात्रक बोले तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इस तरह से ये के होता है जो निर्भर करता है कि आवेश कैसा है। अब इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल आवेश के मान के अलावा डिस्टेंस के साथ किस माध्यम में आवेशों को रखा गया है उस पर भी निर्भर करता है। यानी कि अगर हम ये मान के चलें कि इन दोनों आवेश को इतने ही दूरी पे किसी दूसरे माध्यम में रखा जाता है तो दोनों के बीच के जो बल है, बीच की जो फोर्स है वो वही नहीं रहेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर इन्हीं दोनों आवेशों को हम हवा या निर्वात की बजाय पानी में रख देते हैं, इतना ही मान रखना आवेश का इतनी ही दूरी पे, तो ये पाया गया कि दोनों के बीच के जो लगने वाला जो बल है वो लगभग 81 गुना कम हो जाता है। यानी कि जैसे ही यहाँ पर हवा या निर्वात की जगह पानी आ जाएगा तो F कितना हो जाएगा, F भाग में 81, यानी कि 81 गुना कम हो जाएगा। तो किस पे डिपेंड करता है, सारा विद्युतशीलता पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो ये होती है विद्युतशीलता। विद्युतशीलता हम ऐसे कह सकते हैं कि ये एक माध्यम का गुण होता है कि वो आवेशों को आपस में बल लगाने के लिए कितना रोक पाता है। तो आपका जो ओवरऑल फॉर्मूला बन जाता है वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है F = आपने के का मान पुट किया 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/r²। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ का ये सूत्र बन जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपके। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, इस फॉर्मूला से हम एक कूलॉम की डेफिनेशन निकाल लेंगे। आपने यहाँ क्या बोला, देखो ये कूलाम सी है ना, ये सी कूलाम बोलते हैं आवेश को। जैसे आपने लेंथ को मापना हो, लंबाई को मापना हो तो मीटर में देखते हैं, फोर्स को आप न्यूटन में मापते हो। इसी तरह से कूलाम यानी कि आवेश जो होता है उसको किस में मापा जाता है, कूलाम के अंदर मापा जाता है। तो ये कूलाम क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है। और कैसा मात्रक होता है, एसआई मात्रक। अब हम देखते हैं कि एसआई मात्रक को डिफाइन कैसे करते हैं, एसआई मात्रक की डेफिनेशन कैसे बनाते हैं। इसके लिए हम मान के चलते हैं, लेट हमने ये माना कि Q1 और Q2 दोनों बराबर हैं और दोनों का मान कितना है 1 कूलाम। सी का मतलब कूलाम, याद रखना आपने। और दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी मानी है आपने, 1 मीटर, ठीक है। तो आपको पता है अगर ये वाला 1 कूलाम हो गया, ये वाला 1 कूलाम हो गया और आर की वैल्यू 1 मीटर हो जाती है, तो इन दोनों के बीच में बल कितना लगेगा। तो कैसे निकालेंगे बल, तो F = क्या आ जाएगा, देखो के का मान पुट करते हैं। के का मान कितना है, ये रहा 9 × 10⁹ इंटू आवेश का मान कितना है Q1 Q2 का 1 × 1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर कितना है 1 का स्क्वायर। तो अपने पास क्या आता है, ये आता है 9 × 10⁹ न्यूटन। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दो आवेश जिनका मान 1 कूलाम है
उनको 1 मीटर की दूरी पे रखने पर कहां पर रखा है अपने, हवा या निर्वात पे, तो वो दोनों एक दूसरे पे कितना बल लगाते हैं, 9 × 10⁹ न्यूटन का बल लगाते हैं। तो इस तरह से आप डिफाइन कैसे कर सकते हो एक कूलाम की, वो कुछ इस तरह से कर सकते हो। एक कूलाम को उस आवेश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, यानी कि एक कूलाम किस आवेश को मान सकते हैं, जो वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे, वायु या निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे समान आवेश को, समान को मतलब एक कूलम को ही कितने बल से प्रतिकर्षित करता है, 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। तो ये था आपका एक कूलम को डिफाइन करने का तरीका, यानी कि एक कूलम की डेफिनेशन क्या होती है। तो कूलम का नियम आपने देखा, जिसमें ये देखा आपने कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल किन बातों पर निर्भर करता है, तो दो बातों पर निर्भर करता है। इन दोनों के अलावा एक तीसरा फैक्टर भी होता है जिसे हम बोलते हैं विद्युतशीलता। तो माध्यम की विद्युतशीलता पर भी दो आवेशों के बीच का जो बल है वो निर्भर करता है। अब इसमें आता है सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, कॉन्सेप्ट बूस्टर नंबर 4। अपना लेक्चर नंबर 3 है और बूस्टर नंबर 4 है। आपको हर लेक्चर के अंदर कोई ना कोई ऐसा कंसेप्ट जरूर मिलेगा जो बिल्कुल हटके होगा और आपको आपका इंटरेस्ट क्रिएट भी करेगा और आपके लिए कहीं ना कहीं कंपटीशन के लिए काम भी आने वाला होगा। तो देखो, आवेश की अन्य इकाइयों को परिभाषित करने के दो तरीके हैं, यानी कि आवेश की अन्य इकाइयां भी है। कौन कौन सी दो इकाइयां हैं, एक तो होती है ESU और एक होती है EMU। अब ये ESU क्या होता है, ESU को इंग्लिश में देखते हैं तो ये बनता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ये लिखा हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, नाम से पता लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि स्थिर वैद्युत, यानी कि आपका जो आवेश है वो रुका हुआ है। तो यानी कि जब आवेश आपका रुका होगा तो उस केस में सीजियस जो मात्रक होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होगा। इसे हम स्टेट कूलम भी बोलते हैं और इसे फ्रैंकलाइन भी बोलते हैं, जिससे FR से प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि ESU बोल दो, स्टेट कूलम बोल दो या फिर फ्रैंकलाइन बोल दो, FR, ये सभी एक ही चीज है, जो कि क्या बनते हैं, आवेश के सीजियस मात्रक। इसके अलावा एक और भी इंटरेस्टिंग मात्रक है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक की बजाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इकाई है। यानी कि जब आवेश चलता है, जब आवेश चलेगा तो चलते हुए आवेश के टाइम में उसका जो मात्रक है वो EMU माना जाता है। तो ESU तो कह नहीं सकते, ESU तो तब होता है जब आवेश रुका हुआ हो। अब आवेश चलेगा तो ESU की जगह क्या लिया जाएगा, EMU लिया जाएगा। अब ये ESU और EMU में एक अंतर है। क्या अंतर है कि एक EMU जो होता है उसका अनुपात एक ESU के साथ में वो होता है स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, यानी कि प्रकाश की गति के बराबर। और आपको पता है प्रकाश की गति कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 8 की बजाय 10 लिया और मीटर की जगह हमने क्या लिया, सेंटीमीटर। तो आपने क्या देखा कि एक EMU की जो वैल्यू है वो होती है 3 × 10⁻10 ESU के बराबर। तो ये यहाँ लिखा हुआ है 1 EMU = 3 × 10⁻10 ESU के अलावा। इसके अलावा एक EMU जो होता है वो 10 कूलाम के बराबर भी होता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। यानी कि EMU एक बहुत बड़ी यूनिट होगी। कूलाम भी कोई छोटी यूनिट नहीं है। नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, एक कूलाम आवेश एक विशाल इकाई है, क्योंकि एक कूलाम आवेश एक दूसरे पे कितना बल लगाते हैं, 9 × 10⁻9 न्यूटन का बल लगाते हैं। अभी जस्ट देखा था अपने डेफिनेशन में, जो लगभग 130 लाख लोगों के वजन के बराबर होता है। यानी कि एक कूलाम कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। 130 लाख लोग, 130 लाख लोग का मतलब आप समझते हो, बहुत ज्यादा हो गई। इतने लाख लोगों के वजन के बराबर एक कूलाम चार्ज जो है वो एक दूसरे पे बल लगाते हैं। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आपने ध्यान रखना है। नाम से लगता है एक कूलाम, एक देख के हम सोचते हैं छोटा सा होगा, पर इतना छोटा नहीं है। ये 130 लाख लोगों के वजन के लगभग बराबर है, जो एक बहुत बड़ा मान बन जाता है। तो आपने देखा, आपने याद रखना है, दो तरह की यूनिट होती है सीजीएस आपकी, एक होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और दोनों के अंदर क्या रिलेशन है, तीनों के अंदर, EMU, कूलाम और ESU में, ये आपने इक्वेशन ध्यान रखनी है। उसके बाद देखते हैं कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। देखो सदिश निरूपण का मीनिंग क्या होता है। देखो आपको पता है फिजिक्स में, भौतिकी विज्ञान में हम दो तरह की राशियों को पढ़ते हैं। कुछ तो राशियां ऐसी होती है जिनके अंदर हमें उनकी दिशा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, दिशा को कोई लेना देना नहीं होता। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर लंबाई, लेंथ, किसी भी चीज की लेंथ है तो वो एक अदिश है, क्योंकि लेंथ रहेगी, दिशा के ऊपर निर्भर नहीं करती। बट उसी के अगेंस्ट जो आपका बल होता है वो एक सदिश राशि होता है, यानी कि बल कितना लगाया और किस तरफ लगाया, दोनों बातों पर निर्भर करता है। तो कूलाम का नियम
जो है वो सदिश रूप में हमें देखना है। कैसे देखना है? क्योंकि हम कूलाम के नियम में फोर्स की वैल्यू निकालते हैं, और आपको पता है अभी आपने जस्ट निकाला था कि दो आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 भाग में R स्क्वायर। ये आपने पढ़ा था। अब देखो इसको डायग्राम में देखते हैं हम। ये आपका डायग्राम है, ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, ये जेड एक्स है। हमने Q1 है इसको हमने यहाँ ओरिजिन पे रख दिया और Q2 को इसके सामने कुछ डिस्टेंस पे रख दिया। और ये जो वेक्टर आपको नजर आने लग रहा है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि Q2 की Q1 के सापेक्ष क्या स्थिति है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर। समझ आई बात आपकी? इस आर को क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? स्थिति सदिश। सदिश मतलब वेक्टर, स्थिति मतलब पोजीशन। अब देखो ये तो है बल, ये यहाँ सिंपल इतना बताएगा कि बल कितना है, 5 न्यूटन है, 10 न्यूटन है, 20 न्यूटन है, यानी कि इसमें दिशा का कुछ नहीं है। इतना इतना पार्ट जो है ये हम ये कह सकते हैं कि ये बल का परिमाण है। और आपको पता है परिमाण के साथ में हमें क्या चाहिए? दिशा भी चाहिए, क्योंकि F कौन सी राशि है? सदिश राशि है। और आपको पता है किसी भी सदिश राशि में 2 भाग होते हैं। कैसे? आपने पढ़ा है क्लास +1 के अंदर कि कोई भी वेक्टर, जैसे मान लो ये वाला वेक्टर है, ये वाला सदिश राशि है, ये वाली जैसे R वेक्टर बोला है, तो R वेक्टर या कोई भी वेक्टर जो होता है वो 2 भाग से बना होता है। एक तो होता है उसका परिमाण क्या है, और दूसरा उसका होता है यूनिट वेक्टर, जिसे बोलते हैं एकांक सदिश। तो कोई भी वेक्टर है उसके 2 पार्ट होते हैं, उसका परिमाण और उसका एकांक सदिश। तो एकांक सदिश का मान कितना आएगा? वो आ जाएगा आपका R वेक्टर भाग में R वेक्टर का परिमाण कितना है। तो इसको हम सिंपली R वेक्टर भाग में R भी ले सकते हैं। अब हमें क्या करना है? इस बल को कैसा बनाना है? सदिश बनाना है। तो हम क्या करेंगे? हम एक काम करते हैं, इस F के ऊपर एरो लगा देते हैं। जैसे ही F के ऊपर एरो लगाते हैं तो ये क्या बन जाता है? सदिश बन जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी सदिश है तो सदिश के लिए वेक्टर तो लगाना ही पड़ेगा। पर ये अभी तक इसका ये वाला जो पार्ट है जो आपके सीधे हाथ की तरफ भाग नजर आ रहा है आपको, ये वाला, ये आपका अभी तक एक नंबर है। तो इस नंबर को सदिश बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे? हम यूज करेंगे, आपको देखो ये वाला एक नंबर होता है यानी कि परिमाण होता है, परिमाण के साथ क्या लगा जाता है? एकांक सदिश। तो इस तरह से हम यहाँ भी देखेंगे कि एकांक सदिश लगाएंगे इसके साथ में। तो परिमाण तो आपका ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 भाग में R स्क्वायर इनटू में, अब देखो ये तो कांस्टेंट पार्ट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो वेक्टर है नहीं। Q1 Q2 भी वेक्टर नहीं होते हैं, ये सदिश राशि नहीं होती, अदिश राशि होती है। तो इसके लिए R बचा है, R का आपको पता है वेक्टर बनने लग रहा है, तो यहाँ पर हम R का क्या लगा देंगे? एकांक सदिश लगा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये परिमाण है, परिमाण के साथ क्या लगाया जाता है? हमेशा एकांक सदिश लगाया जाता है। तो एक तो आपका पॉइंट ये बन गया, आप यहां तक भी याद रख सकते हो, इक्वेशन नंबर 1, इतने से भी काम चल जाता है। दूसरा, अगर हम R जो ये कैप है, R यूनिट वेक्टर है, इसका मान रख देते हैं ये वाला, तो क्या बन जाता है? तो बन जाता है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 भाग में R स्क्वायर इंटू R यूनिट वेक्टर किसका आपने क्या रख दिया? R वेक्टर भाग में R। तो ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है आपका ये फॉर्मूला, R स्क्वायर इंटू में R, ये क्या बन जाता है? R क्यूब इंटू में R वेक्टर। तो ये इक्वेशन नंबर आपकी 2 हो गई। अब आपकी मर्जी है, आपको दोनों का यूज करना पड़ सकता है। अगर आप यहाँ R यूनिट वेक्टर दिखाते हैं तो यहाँ नीचे R स्क्वायर लेना पड़ेगा, R का वर्ग लेना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ R वेक्टर लगाते हो तो यहाँ आपको क्या लेना पड़ेगा? R का क्यूब लेना पड़ेगा, घन लेना पड़ेगा। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो इस तरह से आपने कूलाम के नियम का सदिश निरूपण करना है। ये तो था बिल्कुल आसान तरीके से। अब थोड़ा सा इसको एडवांस करते हैं। अब हम देखते हैं कूलाम के नियम का सदिश निरूपण थोड़ा सा एडवांस, यानी कि थोड़ा हटके देखते हैं, और साथ में ये भी देखेंगे कि ये दोनों जो बल एक दूसरे पे लगाने लग रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे और एक दूसरे के विपरीत होंगे। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि जब 2 आवेश एक दूसरे पे बल लगाते हैं तो ये न्यूटन के गति का नियम जो आपने पढ़ा है, तीसरा नियम, क्रिया और प्रतिक्रिया, उसका पालन करने लग रहे हैं। तो कैसे करने लग रहे हैं वो देखते हैं हम। तो देखो, पहले तो ये जो जितने भी आपको बीच में वेक्टर नजर आ रहे हैं, ये इनको बोलते हैं स्थिति वेक्टर, यानी कि पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश।
तो ये सतहित सदिश जो होते हैं उनको कैसे दर्शाया जाता है? ये तो सिंपल है, Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 है, Q2 का जो पोजीशन वेक्टर है वो R2 है, और Q1 से Q2 की देखते हैं पोजीशन तो क्या बनती है R12, और Q2 के सापेक्ष Q1 की पोजीशन वेक्टर क्या बनता है R21। ये आपकी ये नोटेशन है। देखो इसमें पॉइंट क्या नोट करने वाला है, ये 21 और ये 12 क्यों लिया गया है? इसका मतलब ये होता है कि 1 से 2 की तरफ, यानी Q1 से Q2 की तरफ। यहाँ है R21, इसका मतलब है कि Q2 से Q1 की तरफ, ठीक है ना। 2 का मतलब है कि कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 1 का मतलब है कि कहाँ पर ये जाने लग रहा है। दूसरा जो नंबर है वो फाइनल बताता है और स्टार्टिंग वाला नंबर है वो इनिशियल बताता है। तो आपने ध्यान रखना है R12 R21 कैसे होता है। इसके अलावा एक पॉइंट और है कि R1 और R12 की वैल्यू क्या होती है। तो ये R21 जो बनेगा, R21 बनेगा, देखो नोट करने वाली बात है, R21 कहाँ जाने लग रहा है, 1 पे जाने लग रहा है ना। तो 1 का पोजीशन वेक्टर क्या होता है R1, और माइनस जहां से चला था यानी कि Q2 से, तो Q2 का पोजीशन वेक्टर कितना है R2। तो R1 माइनस R2, इस तरह से आपने नोट करना है। इस तरह से ये देखिए R12 का मान कितना है, तो ये फाइनली 2 पे आने लग रहा है, तो 2 का पोजीशन वेक्टर कितना है R2। चला कहां से था 1 से, तो 1 का पोजीशन वेक्टर कितना है R1। तो हम इसको याद रख सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, इस तरह से। इसके अलावा एक बात और नोट करने वाली है, क्या बात नोट करने वाली है कि ये R21 हो चाहे R12 हो, दोनों के बीच की जो दूरी है, और एक बात नोट करने वाली ये है कि R21 हो या R12 दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल इक्वल है। कैसे? क्योंकि ओबवियसली बात है, Q1 से चाहे Q2 की तरफ जाओ, चाहे Q2 से Q1 की तरफ जाओ, चलना तुम्हें बराबर ही पड़ेगा, यानी कि दोनों के बीच की दूरी इक्वल रहेगी। तो यहां से आप ये भी बात नोट कर सकते हो कि R12 और R21 इन दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल इक्वल है। इसके अलावा ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, एक दूसरे के इक्वल बन गए, बराबर बन गए, और एक दूसरे के विपरीत भी बन गए। तो ये भी बात नोट करने वाली है कि R12 का परिमाण तो एक जैसा हो सकता है, परंतु इनकी दिशा देखेंगे तो दिशा की वजह से एक दूसरे के क्या बन जाते हैं, ये विपरीत बन जाते हैं। तो ये भी बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। और इन दोनों का परिमाण एक जैसा था, तो इसलिए इसको क्या मान लेते हैं, हम R मान लेते हैं। तो ये आपका है कुछ इन वेक्टर के बारे में आपको पहले से नॉलेज होनी चाहिए इस टॉपिक को स्टार्ट करने से। बट अपना पॉइंट ये नहीं था, इनके अलावा महत्वपूर्ण जो बिंदु आपका है वो है इन बलों का मान निकालना। तो ये F12 क्या है, ये देखिए पहले। F12 दिखने लग रहा है आपको, F12 किस पे लगने वाला बल है, Q1 पे। कौन लगाने लग रहा है, Q2। तो Q1 पर बल Q2 द्वारा, ठीक है। इसका मान कैसे निकालेंगे, तो अभी आपको बताया था मान निकालने का तरीका कि F12 जो है उसका मान निकालेंगे तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, दोनों आवेशों के मान की गुणा भाग में दोनों आवेशों की बीच की दूरी कितनी माननी है आपने, R माननी। तो इसका क्या लिया था आपने, R³ लिया था, इनटू में आपने क्या लेना होता है, ये जो फोर्स जिस दिशा में लगने लग रही है उसी दिशा का पोजीशन वेक्टर, ये वाला, ठीक है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, R21। तो ये आपकी समीकरण नंबर 1 बन गई। अब दोबारा देखते हैं हम इस F21 के लिए। F21 क्या है, पहले ये देखिए, F21 किस पे लगने लग रही है, 2 पे लगने लग रही है। किसकी वजह से लगने लग रही है, Q1 की वजह से लगने लग रही है। तो F21 का मान क्या रहेगा, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 भाग में दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो आपने क्या मानी हुई है, R मानी हुई है। तो R³ इनटू में क्या लगाते हैं, R वेक्टर। कौन सा वेक्टर लगाएंगे, जो सेम दिशा में होंगे। F21 की जो दिशा है वही दिशा वाला आपने R लेना पड़ेगा। कौन सा, ये R12। ये बन जाती है आपकी समीकरण नंबर 2। पर आपने देखा भी ये वाले दोनों क्या है एक दूसरे के, ये वाला R21 और R12 एक दूसरे के बराबर और विपरीत है। ये वाला पार्ट तो देखो आपको नजर आने लग रहा है इतना इतना, ये परिमाण होता है, ये परिमाण होता है, परिमाण तो दोनों का एक जैसा है।
और इन दोनों का ये जो स्थिति वेक्टर आपको दिखा रखे हैं ये भी तो एक दूसरे के इक्वल हैं, परंतु दिशा कैसी एक दूसरे के विपरीत है। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर और विपरीत है तो वैसी बात है, बाकी पार्ट तो सारा बराबर ही है। तो आप ये भी कह सकते हो कि आप यहाँ से काम कीजिए, इस F12 की वैल्यू पुट कर दीजिए ये वाली, और आसान हो जाएगा। ये जो है ना, ये इस F12 की जगह आपने क्या किया, ये वाली वैल्यू रख दी, ये वाली, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका F21 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 भाग में R क्यूब इंटू में R12। R12 इसे क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ R21। ये माइनस आपने कॉमन लिया, बाकी जो पार्ट है वो अंदर रख दिया। क्या रखा आपने, 1/4πε0 Q1 Q2 भाग में R क्यूब इंटू R21। अब आप देखिए, ये तो इक्वेशन नंबर 1 से आप देख सकते हो कि इतना इतना पार्ट क्या बनेगा। इक्वेशन नंबर 1 में देखिए ये वाला, तो ये क्या बन जाता है, माइनस ये ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट, ये तो किसके बराबर है, F12 के बराबर है ना। तो क्या आ गया आपके पास में, आपके पास आ गया कि F21 जो है वो इक्वल एंड अपोजिट है F12 के। तो ये तो वही हो गया, एक को हम क्या मान लेते हैं, क्रिया, और दूसरे को क्या मान लेते हैं, प्रतिक्रिया। इस तरह से हम देख सकते हैं कि कूलाम का जो नियम है वो न्यूटन के गति के तीसरे नियम का भी पालन करता है, जिसमें क्या कहता है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पे बल लगाती है तो दूसरी वस्तु वापस पहले वाली वस्तु पे उतना ही बल लगाएगी, परंतु विपरीत दिशा में। तो वही बात आपने यहाँ देखा, जब Q1 बल लगाता है Q2 पे इतना, तो Q2 भी क्या करता है, Q1 पे बल लगाता है इतना, और दोनों बल कैसे होंगे, एक दूसरे के बराबर और विपरीत होंगे। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्रिया और प्रतिक्रिया। तो ये था आपका कूलाम का नियम, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से कूलाम का नियम न्यूटन के गति के तीसरे नियम का भी पालन करता है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद में आपका आता है आवेशों का अध्यारोपण सिद्धांत। अब ये अध्यारोपण का मीनिंग क्या होता है, तो सिंपल सा केस है कि देखो, जब काफी सारे आवेश मिलकर किसी एक आवेश पे बल लगाते हैं, जैसे यहाँ देखो आपके सामने चित्र में नजर आ रहा है, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Qn है। अब Qn का मतलब ये हुआ कि हमें पता नहीं है n का मान कितना है, n 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, यानी आपकी मर्जी है। n यहाँ एक नंबर है, कहाँ तक चलेगा वो आपकी मर्जी है। जैसे आप कहते हो सर हमें तो 3 ही आवेश लेने हैं यहाँ पर, Q1 Q2 और Q3, तो n की जगह 3 पुट कर देंगे। आप कहते हो सर n की वैल्यू यहाँ, ये वाला n है, यहाँ पर 5 लेना है, तो आपको कितने आवेश लेने पड़ेंगे, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 तक लेने पड़ेंगे। n का मतलब है कि n ही नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पर। तो जितने भी आवेश हैं वो सब मिलकर क्या करेंगे, एक दूसरे आवेश पर बल लगाएंगे। ये जो होता है, इस आवेश को जिस पे हमने बल का मान चेक करना है, इस पे कितना बल लगने लग रहा है, इसको बोलते हैं प्रशिक्षण आवेश। क्या बोलते हैं, प्रशिक्षण आवेश। प्रशिक्षण आवेश का मतलब चेक किया जाता है इसकी मदद से भी, इस पे कितना बल लगा सकता है कोई दूसरा आवेश। प्रशिक्षण का मतलब समझते हो, टेस्ट लेना, ठीक है ना। तो ये आपका Q0 बन गया। ये Q0 को हमने क्या माना है, प्रशिक्षण आवेश। अब ये देखिए, अब हमने क्या माना कि Q1 जो है Q0 पे बल लगा रहा है, उसको नाम दे दिया मैंने F01। Q2 वाला Q0 पे बल लगा रहा है, कितना लगा रहा है, F02। इस तरह से Q3 वाला होगा, Q4 वाला होगा, और इस तरह से Qn पे आ जाएंगे, और Qn वाला बल लगा रहा है Q0 पे, कितना लगा रहा है, F0n। तो ये अध्यारोपण सिद्धांत क्या कहता है कि इस Q0 पे, इस प्रशिक्षण आवेश पे लगने वाला कुल जो बल होगा, जिसको आपने यहाँ क्या माना है, F नेट माना है, इस F नेट का जो मान होगा वो क्या होगा, इस पे लगने वाले सभी बलों का जोड़ होगा, ठीक है ना। और इन सभी पे लगने वाला जो बल होता है वो कैसा होता है, सदिश योगफल। सदिश योगफल का मीनिंग क्या होता है कि योगफल तो आपने करना है और दिशा के साथ करना है, यानी कि इनकी दिशा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपको ऐसा नहीं कि सभी बल को जोड़ दिया, आपने दिशा को समझा ही नहीं है। जैसे 5 और 5 10 होते हैं, परंतु सदिश के अंदर 5 और 5 10 हो ये जरूरी नहीं है, 5 और 5 0 भी बन जाता है सदिश के अंदर, ठीक है ना। तो यानी कि दिशा को भी काउंट करना जरूरी होता है, दिशा को भी समझना जरूरी होता है, इसलिए यहां बोलते हैं सदिश योगफल। तो आप इसकी डेफिनेशन समझ सकते हैं, किसी निकाय में प्रशिक्षण आवेश पर लगने वाला कुल परिमाणिक बल निकाय में उपस्थित प्रत्येक आवेश के कारण प्रशिक्षण आवेश पे लगने वाले अलग अलग बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है। यानी कि जितने भी आवेश हैं उन सब के बलों का सदिश योगफल कर देना है, वो आ जाएगा आपका प्रशिक्षण आवेश पे लगने वाला कुल बल कितना है। तो
सदिश योगफल का मतलब है कि सभी बलों को जोड़ना है और साथ में उनकी दिशा को भी आपने समझना है। तो जितने भी बल हैं उन सब का बल आपने इन सब का आपने योग निकाल देना है F0n, ठीक है ना। अब आप इन सब की वैल्यू पुट कीजिए। वैल्यू कैसे पुट करते हैं आपको पता है, अभी आपने फॉर्मूला निकाला था कि बल का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। तो सिंपल सा केस है, देखो 1/4πε0 था, वो तो सभी में आएगा, तो वो तो कॉमन हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 1/4πε0 जो सभी में आने वाला है, ठीक है। और अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा F01 की बात करते हैं। F01 का मान कितना आएगा वो देखना है, F02 का मान कितना आएगा वो देखना है। तो देखो क्या आएगा आपका Q0 इंटू Q1, Q0 इंटू Q1 डिवाइड में क्या था R10 उसका क्यूब इंटू R10 वेक्टर। अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे R10 कहाँ से है, ये वाला वेक्टर, ये वाला जो वेक्टर है इतना इतना, ये वाला बनेगा R10। ये तो मैंने आपको बताया था कि स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से जाने कहाँ लग रहा है 0 पे, नोट पे, तो इसलिए क्या लिखा R10। इसका मान कैसे लिखेंगे, फाइनली यहाँ नहीं लग रहा है तो फाइनली क्या कौन सा पोजीशन वेक्टर है R0 माइनस इनिशियल कौन सा है R1, तो इसकी वैल्यू ये होती है, तो जो हम बाद में पुट कर देंगे। इस तरह से आपने क्या देखा सेकंड के लिए F02 के लिए, तो F02 किसकी वजह से है, Q2 और Q0 की वजह से है, तो Q0 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय R20 का क्यूब इंटू R20 वेक्टर प्लस इस तरह से करते जाएंगे। इस तरह से Qn आ जाएगा। Qn वाला कितना बल लगान लग रहा है, तो ये वाला पोजीशन वेक्टर कितना बनेगा, ये वाला ये बनेगा Rn0 जो कितना होगा R0 माइनस Rn। तो पुट कर देना आपने Q0 Qn भाग में Rn0 का क्यूब इंटू Rn0 वेक्टर, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। अब आप क्या करोगे, आप एक काम करो, यहाँ से Q0 है ना, ये Q0 इसको भी कॉमन ले लेते हैं। Q0 को कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा Q0 बाय 4πε0। अब जितने भी पार्ट बचे हैं उनको हम एक साथ लिखने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं, उसका तरीका होता है सिग्मा का यूज करना। अब ये सिग्मा क्या होता है, सिग्मा का सिंपली होता है कि जितनी भी टर्म है उन सबका जोड़ करना है आपने। उन सबका जोड़ कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन जितनी भी टर्म्स है उनको बार बार लिखने के बजाय इन सब की जगह एक ही टर्म लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं, तो देखो आपने क्या करना है, इसमें ये देखना है भी कौन सा नंबर बदलने लग रहा है। देखो यहाँ Q1 है, यहाँ Q2 है, फिर आगे Q3 आएगा, Q4 आएगा, इस तरह से Q1 आ गया। तो जो नंबर लगातार बदलने लग रहा है उसकी हम क्या मान लेंगे, I मान लेते हैं, ठीक है। भाग में देखो ये R10 है, तो 0 तो सब में है, देखो 0 0 2 के आगे 0 n के आगे 0, पर बदलने कौन लग रहे हैं, ये 1 2 3, तो जो बदलने उसको अपने I मानना था, आगे 0 रख लेंगे जो सेम रहता है, उसका क्यूब है। साथ में ये क्या है, देखो ये वाला, यहाँ भी क्या आ जाएगा RI0 यानी कि नोट, इसका पोजीशन वेक्टर। अब I कहाँ से स्टार्ट किया, I जो है वो 1 से स्टार्ट करना और कहाँ तक जाना है, n से। अब इसका प्रॉपरली मीनिंग समझिए कैसे है। देखो इसका मीनिंग क्या, इस पूरे फॉर्मूले का मीनिंग ये होता है कि आपने क्या करना है, स्टार्ट करना I की वैल्यू 1 से। आप जब I की वैल्यू 1 रखोगे तो पहली टर्म आ जाएगी ये वाली, ठीक है। फिर सिग्मा, सिग्मा मतलब सम यानी कि प्लस का निशान। फिर आपने I का मान रखना है 2, तो दूसरी टर्म आ जाएगी, सिग्मा मतलब प्लस। फिर आपने I का मान रखना है 3। इस तरह से करते करते आप कहाँ तक आ जाओगे, लास्ट टर्म जो आपकी ये वाली यहाँ तक आ जाओगे। तो इस तरह से सभी टर्म को आपने जोड़ देना है और ये आपका बन जाता है F नेट फोर्स। इसको आप यहाँ भी थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो। कैसे, Q0 बाय 4πε, सिग्मा तो वही रहेगा, I की वैल्यू 1 से लेकर n तक QI। इसको हम क्या लिख सकते हैं, RI0 को इसको लिख सकते हैं R0 माइनस RI। देखो जैसे आपने क्या लिखा हुआ है R10 से क्या लिखा है R0 माइनस R1। इस तरह से I 0 होता तो क्या आता R0 माइनस RI। तो ये जो वेक्टर आपका है ये क्यूब है ना उसका, यानी कि मॉडुलस का क्यूब है, इनटू में R0 RI वेक्टर। तो ये था आपका अध्यारोपण का सिद्धांत, जिसमें आपने देखा कि किस तरह से टोटल फोर्स की वैल्यू को निकाला जाता है सदिश योगफल को निकालकर।
उसके बाद में आता है आपका फिर इंटरेस्टिंग पॉइंट, कॉन्सेप्ट बूस्टर नंबर 5। ये क्या कहता है, इन्हीं दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल अन्य आवेशों की उपस्थिति पर निर्भर नहीं होता है। ऑब्वियस बात है, जैसे पीछे वाले टॉपिक में आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि जो F01 की वैल्यू वो वही रहेगी F02 F03, यानी कि दूसरे जो बल है इस F01 को इफेक्ट नहीं करते हैं। या और आसान भाषा में समझना चाहिए कि Q1 और Q0 के बीच में जो बल लगने लग रहा है वो हमेशा वही रहेगा, चाहे Q2 Q3 उसके आसपास हो या न हो। यानी कि दूसरे आवेशों की उपस्थिति दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल को इफेक्ट नहीं करती है। तो किन्हीं दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल अन्य आवेशों की उपस्थिति पर निर्भर नहीं होता है। इसी पे था अध्यारोपण का सिद्धांत भी। दूसरा, कूलाम का जो नियम होता है वो बिंदु आवेशों पे काम करता है। बिंदु आवेशों का मतलब ये होता है कि दो आवेश जिनकी मध्य की दूरी ज्यादा हो और उनका आकार, साइज उनकी दूरी के तुलना में बहुत छोटा होना चाहिए। तो इसको क्या कहेंगे कि कूलाम का नियम बिंदु आवेश हो जिनके आयाम यानी कि साइज उनकी दूरी की तुलना में छोटा है के लिए मान्य है। तीसरा पॉइंट, कूलाम का नियम विराम अवस्था या लगभग विराम अवस्था में आवेशों के लिए मान्य है। यानी कि अगर आवेश लगातार मूव करने लग रहे हैं अच्छी खासी गति से तो कूलाम का नियम नहीं लगा सकते। कूलाम का नियम हमेशा कब या लागू होता है, स्थिर वैद्युतिकी में, जहां पर आवेश को किसे मान के चलते हैं, विराम अवस्था में। लगभग विराम अवस्था का मतलब है कि हल्का फुल्का हिल जाए, थोड़ी बहुत न के बराबर स्पीड है तो भी आप कूलाम के नियम को अपना सकते हो। इसके अलावा कूलाम का जो नियम है वो 10 की पावर 15 मीटर से लेकर, यानी कि इतनी डिस्टेंस, कम डिस्टेंस से लेकर कई किलोमीटर की डिस्टेंस तक लागू होता है। 10 की पावर 15 मीटर जो है ये एटॉमिक डिस्टेंस होती है, बट एटम के भी दो पार्ट होते हैं। एक तो एटम के अंदर का पार्ट होता है न्यूक्लियर, और दूसरा होता है एटम के न्यूक्लियस से बाहर वाला पार्ट। तो ये जो कूलाम का नियम है ये यहाँ तक तो ठीक है कि आपने ये नाभिक माना, नाभिक में प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे नहीं लगेगा ये कूलाम का नियम। कूलाम का नियम लगेगा कि नाभिक के प्रोटॉन है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को कितना अट्रैक्ट करते हैं, यहां तक लगेगा। अब ये अंदर वाले पार्ट में क्यों नहीं लगाया जाता, तो इसका सिंपल सा रीजन है कि देखो नाभिक जो होता है वो बहुत छोटा पार्ट होता है। इतने छोटे पार्ट के अंदर इतने सारे प्रोटॉन और वो भी प्लस के, तो प्लस को प्लस तो रिपेल करने चाहिए, प्रतिकर्षित करने चाहिए, परंतु नाभिक के अंदर तो प्लस और प्लस एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो कूलाम का नियम यहाँ पर लागू नहीं होता है। तो कूलाम का नियम जो है वो कहाँ फेल होता है, न्यूक्लियस के अंदर जाने के बाद में, क्योंकि कूलाम का नियम तो ये कहता है कि प्लस को प्लस प्रतिकर्षित करता है, परंतु ये पाया गया कि प्रोटॉन को प्रोटॉन प्रतिकर्षित करने की बजाय आकर्षित करते हैं। तो उसके बाद में ये बताया गया कि इन दोनों के बीच में जो लगने वाला बल है वो कूलाम के नियम से नहीं निकाला जा सकता। इसको एक अलग नाम दिया गया। उसका क्या नाम दिया गया, उनको नाम दिया गया नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स, जो हमेशा कैसा होता है, प्रतिकर्षित नहीं करता, हमेशा आकर्षित करने वाला होता है। तो इसलिए कूलाम का नियम नाभिक के लिए लागू नहीं होता। इसके बाद में नाभिक से बाहर की तरफ से लेकर आप कई किलोमीटर तक इसको अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जो के का मान है वो सीजीएस प्रणाली के अंदर 1 लिया जाता है और उसकी कोई भी इकाई भी नहीं ली जाती है। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट बूस्टर नंबर 5। तो आपने देखा कि स्थिर वैद्युत बल को निकालने के लिए कूलाम के नियम का कैसे उपयोग किया जाता है और आवेशों का अध्यारोपण सिद्धांत क्या होता है। मिलते हैं अपने नए लेक्चर के अंदर जिसमें लेके आएंगे नया टॉपिक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहें।